पाकिस्तान को अब उम्मीद तालिबान से है। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो गया और एक एक तरीके के आतंकी, बड़े बड़े आतंकी, ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान ने ही अपनी जेल में रखा था, वो मंत्री बन गए। वो जो के भागते फिर रहे थे 20 साल से दुनिया से अकुन, वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे लोगों को लेकर तालिबान को अब उम्मीद है कि वो लेंगे कश्मीर तालिबान से, ये उम्मीद। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। गुलरेज साहब, क्या सिचुएशन, क्या तालिबान से उम्मीदें हैं पाकिस्तान की कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे, मैडम नीलम बोल रही थी, और क्या वहां से वो आतंक भेजेंगे इंडिया में? ये तालिबान पाकिस्तान नेक्सस कैसा चल रहा है? सभी व्यूवर्स को जय हिंद। सबसे पहले और थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि आजकल मैं मध्य प्रदेश भाजपा का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और आईटी सेल का काम बीजेपी में नेशनल लेवल पर देख रहा हूं, थैंक्स टू नड्डा जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, ये जो नेक्सस है ये कोई छुपा हुआ नेक्सस नहीं है और ये नेक्सस दुनिया के सामने जग जाहिर है कि किस प्रकार से तालिबान की उत्पत्ति हुई थी, किन्होंने उनको ऐड किया था। उसके बाद तालिबान 1.0 सरकार 1996 में बनती है और उसके बाद जो हमने देखा WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो कुछ होता है, उसके बाद अमेरिका आता है, उनको सरकार को हटाता है हमला करके, फिर वो लोग चले जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की जिसको कहते हैं हिफाजत में वो लोग इतने समय फलते फूलते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, जिनको आप कह सकते हो कि रिक्रिएशन भी मिलता है, ट्रीटमेंट भी मिलता है, सब कुछ वहीं पर होता रहता है पाकिस्तान में। और उसके बाद अब जो स्थिति बन रही है उसके ऊपर भी क्यों बनी, कैसे बनी, अब काफी हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो आज की स्थिति है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों सोच रहा है कि तालिबान का उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा वो कश्मीर में, क्योंकि आप ये देखिए कि इन्होंने पहले 90s में ये करने की कोशिश की थी, कुछ हद तक किया भी था कि इन्फिल्ट्रेशन जो वहां पर जो जो अफगान जंग खत्म हुई थी, अफगान रशियन जंग खत्म हुई थी, उसके बाद जो लड़ाके थे उनको उसने यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी। लेकिन हुआ क्या था कि भारतीय सेना ने उनको मार दिया था, या तो वो वापस भाग गए थे या वे खत्म हो गए थे। और उसके बाद रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। और उसके बाद एक बात और भी है, ये लोग भूल जाते हैं कि 90s का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। सबसे पहली बात तो हमारी जो सीमाएं हैं वो बहुत बीफ्ड अप हैं, बहुत सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, काउंटर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये लोग चीज सोच रहे हैं। वो सोच इसलिए रहे क्योंकि आज जो सरकार बनी है, मतलब जो कल की घोषणा हुई थी, उसको आप ये कह सकते हो कि वो ISI की सरकार बनी है काबुल में, न कि वो तालिबान की सरकार है। और ये भी यदि आपके जो व्यूवर्स हैं एक हैशटैग चलाएं तो बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान और ISI हैशटैग ISI ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान, क्योंकि पूरी तरह से वहां कब्जा कर लिया गया है। वो कब्जा किस तरह से किया गया है, हमने देखा कि किस प्रकार से जो फैज हैं, जो इनके ISI के सरबराह है, चीफ है, वो वहां पर बैठे हैं और उन्होंने पूरी सरकार को एक तरह से रूपरेखा दी। और उनको क्यों जाना पड़ा, थोड़ा सा हम यदि पॉइंट्स को जोड़ने की शुरुआत करें तो पिछले फ्राइडे को जो खबरें बाहर आई थी वो खासतौर से पंचशील ऑब्जर्वर नाम का जो एक ऑनलाइन पोर्टल बोलते हैं उसको या जो भी है, उसने इस चीज को जगजाहिर किया था कि मुल्ला बिरादर के फ्रैक्शन में और हक्कानी के फ्रैक्शन में, सिराजुद्दीन हक्कानी के फ्रैक्शन में, इन दोनों के बीच में खूब बवाल हुआ और फायरिंग भी हुई। और शायद जो बवाल होने का कारण था कि जिस प्रकार की लाइन हक्कानी और ये लोग पाकिस्तान लेना चाहता था पंचशील के नाम पर, कि पंचशील को बिल्कुल पावर के बल पर जीतना है और अकोमोडेट नहीं करना है, शायद मुल्ला बिरादर वो नहीं चाहता था। तो उसके बीच में काफी विवाद हुआ और फायरिंग तक की नौबत आई। फिर ये हुआ कि जब ये स्थिति बन रही थी तो कराची इस्लामाबाद से ISI के चीफ को वहां जाना पड़ा। मुंबई की भाषा में बोलूं तो मंडवाली करवाई दोनों को बिठाकर, कि मुल्ला बिरादर के फ्रैक्शन को भी और हक्कानी के फ्रैक्शन को भी। और फाइनली जब सरकार ने रूपरेखा ली और जब घोषणाएं होती हैं पदों की, तो दुनिया भर के लोग जो सोच रहे थे कि मुल्ला बिरादर विल बी द प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं होता है। और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जो नाम आता है वो आता है मुल्ला अखुंड का। अब ये क्यों हुआ आप ये समझें
कि मुल्ला बिरादर के और आईएसआई के और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 साल तक 2010 से लेकर 2018 तक सीआईए ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, बल्कि आईएसआई ने मुल्ला बिरादर को बिल्कुल जंजीरों में जकड़कर अपनी आईएसआई की जेल में रखा था और टॉर्चर भी किया था। उसके पीछे कारण क्या था कि मुल्ला बिरादर ने खुद ने अपनी तरफ से चैनल शुरू कर दी थी उस समय हामिद करजाई के साथ किसी तरह की पीस नेगोशिएशन के लिए, लेकिन ये चीज पाकिस्तान और आईएसआई को मंजूर नहीं थी कि उनके बाहर जाकर कोई पीस निगोशिएशन भी कर पाए, तो इसलिए जबरदस्ती करके इन्होंने उसको आईएसआई की जेल में रखा 8 साल के लिए। और फिर जब ट्रंप को किसी तरह के सुलह के समझौते पर जो तथाकथित दोहा पीस टॉक्स हुई उस पे जाना था, तो ट्रंप ने जबरदस्ती करके आईएसआई को फोर्स करके मुल्ला बिरादर को जेल से बाहर निकलवाया। अब हमको ये नहीं पता अभी कि अमेरिका का और मुल्ला बिरादर का क्या संबंध है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सीआईए चीफ भी बीच में गए थे काबुल और मुल्ला बिरादर से मिले, तो बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। तो हो सकता है कि मुल्ला बिरादर जो है, मैं काफी दिन से एक बात कह रहा हूं कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, कि हो सकता है कि मुल्ला बिरादर नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की और आईएसआई की वहां बहुत ज्यादा चले, और इसीलिए उसको साइडलाइन किया गया, उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया और मुल्ला अखुंड को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई। अब थोड़ा मुल्ला अखुंड का भी हम बैकग्राउंड समझे। मुल्ला अखुंड कौन है? जब तालिबान 1.0 गवर्नमेंट थी 1996 में बनी थी, इसमें ये व्यक्ति जो था हार्ड लाइन था, हार्ड लाइनर्स में आता था, वो ये वहां का फॉरेन मिनिस्टर था। और जब अमेरिका ने बम्बार्डमेंट करना शुरू किए तो ये व्यक्ति 2002 में भाग के आया था पाकिस्तान, पाकिस्तान के क्वेटा में, जहां पर ये क्वेटा शूरा जिसको कहते हैं उसको चेयर कर रहा था, और इसको बहुत हार्ड लाइन व्यक्ति माना जाता है। तो ये कहीं भी सॉफ्ट लाइन नहीं है। तो मुल्ला बिरादर जो, मैं नहीं कहता कि मुल्ला बिरादर कहीं से भी सॉफ्ट लाइन है, लेकिन कंपैरेटिवली यदि हम बात करें तो थोड़े दिन से जो आदमी थोड़ी सी सॉफ्ट लाइन ले रहा था उसको साइड लाइन किया गया और एक हार्ड लाइनर को आईएसआई ने बिठाया। दूसरा आप ये देखिए साइड में किसको बिठाया, ये तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट सेकंड जो आती है वो आती है होम मिनिस्टर की। उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जो नॉन टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है, वो ग्लोबल टेररिस्ट ऐसा नहीं कि अमेरिका ने डाला है या इंडिया ने डाला है, वो यूएन की वॉच लिस्ट में नॉन टेररिस्ट है और बेहद खतरनाक व्यक्ति, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क इज नोन फॉर सुसाइड स्क्वाड, सुसाइड अटैक्स। तो उसको उन्होंने गृह मंत्री बनाया। और ये हक्कानी नेटवर्क की तो जिसको जननी जन्मभूमि कहते हैं वो पाकिस्तान रही है, और जिस गर्भ से वो उसका उसका जन्म हुआ है वो आईएसआई के गर्भ से पैदा हुआ है। तो आईएसआई का दूसरा बंदा उन्होंने वहां बैठा दिया हक्कानी के रूप में, जो वहां पर अब पूरा इंटीरियर अफेयर्स पुलिस भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। तीसरा उनका जो एक और आदमी को बिठाया जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, जिसका नाम है नजीबुल्लाह। ये नजीबुल्लाह को जो पोस्ट दी है ये इंटेल चीफ की दी है, इंटेलिजेंस चीफ की। अब नजीबुल्लाह का भी जन्म जो हुआ था ना, वो जो ये फाटा वाला एरिया है उधर ही हुआ था, जिसको अभी लोग खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जो फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था आजादी से पहले और पार्टीशन से पहले। तो उस क्षेत्र का ये इसकी पैदाइश है। और जब ये इसने क्या किया था कि 2012 में तालिबान को तोड़कर अपना खुद का एक ग्रुप बनाया था और हार्ड लाइन ग्रुप बनाने की कोशिश की थी। इसको तालिबान से भी समस्या थी और इसके ऊपर पूरे जो हाथ था इसके सर पर वो आईएसआई का था, क्योंकि आईएसआई क्या करता है कि ये फ्रैक्शंस विद इन फ्रैक्शंस क्रिएट करता है। एक ग्रुप क्रिएट करेगा, दूसरा ग्रुप क्रिएट करेगा, दोनों को लड़वाएगा और बीच में सुलह करवाने के लिए बैठेगा ताकि दोनों को कंट्रोल करता रहे। अब आप ये सोचिए कि यदि आईएसआई का प्रभाव नहीं होता तो जो बंदे ने तालिबान को तोड़ा, उनके खिलाफ काम कर रहा 2012 में, उसको इंटेलिजेंस चीफ क्यों बनाया गया? डेफिनेटली आईएसआई के दबाव में बनाया गया। और ये दबाव देने के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है किसको बिठाया है, वो है सिराजुद्दीन हक्कानी। क्योंकि जिस प्रकार की बातें आती हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं बताते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी से बेसिकली तालिबान के नेता भी, बड़े नेता भी डरते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उसके ऊपर आईएसआई का हाथ है और वो लोग जाने जाते हैं हक्कानी नेटवर्क कि किस के मर्डर्स कराने के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट करा के लोगों को निपटाने के लिए, तो वो किसी को भी निपटाने में सक्षम है। तो इस प्रकार की जो कैबिनेट बनी है पाकिस्तान की
संरक्षण में, आईएसआई के चीफ के संरक्षण में, इसलिए इनको ये सब बात दिख रहे हैं कि ये कश्मीर में इनका उपयोग करेंगे। लेकिन इनको ये भूल जाते हैं कि भारत की मिलिट्री जो है बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज, उससे जितनी हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है उतना ही इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। मैं ये बात हवा की नहीं करता हूँ कभी भी, मैं तथ्य सामने रखता हूँ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और थिंक टैंक्स थे वो कह रहे थे कि तालिबान को काबुल जीतने में कम से कम भी 1.5-2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि 1.5 हफ्ता भी नहीं लगा और काबुल गिर गई। और आप ये देखिए कि इन लोगों ने जिस मारामारी से अपने लोगों को निकाला, मतलब ये बात सच थी कि अमेरिका मानता था सच में कि काबुल को गिरने में इतना समय लगेगा, वरना ये प्रक्रिया जो हुई ना ताबड़तोड़ में अपने लोगों को लिफ्ट करना, एयरलिफ्ट करने की, वो पहले से ही हो जाती। जब ये अब ये जो बात है ना, भारत पहले से ही समझ रहा था। आप देखिए कि भारत के जितने भी वहां पर काम चल रहे थे, हमने 5-6 महीने पहले से ही वाइंड करना शुरू कर दिए थे। बचा क्या था, एक हमारा जो एम्बेसी थी वो बची थी, जो अभी भी काम कर रही है, लेकिन काम किस प्रकार से कर रही है, वही के अफगानिस्तान के लोकल स्टाफ की वजह से कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। इसलिए यदि ये लोग सब्ज़बाग देखते हैं पाकिस्तान वाले कि वो किसी प्रकार से तालिबान का उपयोग करेंगे और भारत में कुछ हरकतें करेंगे और कश्मीर में हरकत करेंगे, तो ये सब्ज़बाग को ये ड्रीम्स देख रहे हैं, लेट देम हैव देयर ड्रीम्स, वो पूरे नहीं होंगे। राइट। इतनी इस तरीके की गवर्नमेंट जिसमें इतने टेररिस्ट हैं, उसके लिए आईएसआई चीफ खुद गए, साथ में आशीर्वाद था प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं था। इमरान खान को आईएसआई चीफ का आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ सही बात है, वही मतलब ये द वन और वन वे होता था। तो आर्मी चीफ भी उसमें इन्वॉल्व है ना। अब ये सब के सब मिलकर के कोई खिचड़ी तो जरूर पका रहे हैं, साफ दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जब तालिबान वहां काबिज हुआ था अफगानिस्तान पे, तो वहां से टेरर एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया की ओर, हमारा IC-814 भी हाईजैक हुआ था। क्या ये लोग ऐसे कुछ मंसूबे कर सकते हैं कि टेरर अटैक करें या हाईजैकिंग टाइप? अब तो हाईजैकिंग होना लगभग इम्पॉसिबल है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। और उसी समय हमने देखा कि तालिबान के साथ या अलकायदा के साथ जो लड़ाके लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो सब जब वापस पहुंचे अपने अपने घर, अपने अपने देश, तब हम देखते हैं जेमा इस्लामिया हो या अबू सयाफ हो, ये अक्रॉस द वर्ल्ड टेरर फैला। तो कोई एक ऐसा सेकेंड वेव ऑफ टेरर हो सकती है क्या, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए, हर कोई वरीड है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी वरीड है, रशिया भी वरीड है, दूसरे भी जो देश है वो ईरान भी वरीड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे बैकयार्ड में इस प्रकार के एलिमेंट्स जो है इस प्रकार की हरकतें करें। और अफगानिस्तान हम सबका बैकयार्ड है, बेसिकली हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो प्रभाव जरूर पड़ता है। अब ये फिर वही बात आती है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी जो भारत सरकार चल रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी फ्रिक्शंस और होंगे। मुल्ला बिरादर का जो ग्रुप है, और मुल्ला बिरादर इज ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ तालिबान मूवमेंट। तो क्या मुल्ला बिरादर डेप्यूटी की पोस्ट पर खुश होगा? आप खुद समझ सकते हैं उसमें कितने फ्रैक्शंस और आने हैं। प्लस क्या जो तालिबान है वो हक्कानी को जिस प्रकार से बलवती बनाया गया है, तो क्या वो टॉलरेट करेगा? क्योंकि एक तरफ देखिए, हक्कानी ग्रुप बेसिकली, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी है, और तालिबान मूलतः पख्तून है, और कंधार इनकी इनकी वैचारिक जन्मभूमि उधर से निकलती, कंधार से। तो क्या अफगान नेशनलिज्म उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे? प्लस एक ब्लेसिंग एंड डिसगाइज जो एक साथ है, वो है चाइना का रोल। क्या अब पाकिस्तान पर, जब चाइना भी एक प्लेयर है वहां पर और तालिबान कहता है कि वो चाइना से पैसे लेगा, तो क्या अब उसकी डिपेंडेंसी आईएसआई के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर वैसी ही रहेगी? मुझे नहीं लगता, जो 90s के दशक में हुआ करती थी। तो क्या वो उसके हर डिक्टेट को इसी तरह से फॉलो करेगा? मुझे वो भी नहीं लगता। और देखिए, मैं चाइना के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ये एक पर्सनल सोच है। ये हो सकता है कि मेरा एनालिसिस से आप इत्तेफाक नहीं रखें
कि यदि चाइना वहां पर निवेश करता है तो चाइना नहीं चाहेगा कि वहां मिलिटेंसी बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर निवेश करना है तो आपको एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक स्टेबल वातावरण चाहिए। दूसरी चीज, जो बखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का और चीन के बीच में 80 किलोमीटर का एरिया है जो शिनजियांग से कनेक्टेड है। यदि वहां टेररिज्म फैलता है अफगानिस्तान में तो वो डेफिनेटली चाइना में भी एक्सपोर्ट होगा, जो चाइना के लिए एक समस्या बनेगी। यदि चाइना चाहता है कि बेल्ट एंड रोड जो उसका है अफगानिस्तान से पास हो, तो वो शायद नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज वहां हो। चाहे वो इंडिया को पसंद नहीं करता है, इंडिया के खिलाफ हर साजिश करने में चाइना कोशिश करता है, वो करता रहेगा। मैं कहता हूं अंतिम जो जंग होगी वो होनी है इंडिया और चाइना के बीच में ही होनी है। ये तो सब अंडे बच्चे हैं, चाहे पाकिस्तान वगैरह, इनको बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। इनको तो हम किसी दिन भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंत में जो जंग होगी वो चाइना के साथ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना का यदि इतना इन्फ्लुएंस होता है तो वो इस प्रकार का जो कैंप्स चलते थे वहां चलने देगा। क्यों? क्योंकि यदि वहां वापस से कैंप चालू हो जाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली उसका जो आतंक एक्सपोर्ट होगा वो शिनजियांग में भी होगा। और जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनका जो व्हाइट पेपर कहता है, जो उनका डिफेंस पेपर कहता है, वो ये कहता है कि 4 चीजों के ऊपर चीन जो है वो जंग कर सकता है कहीं पर। एक है साउथ चाइना सी, दूसरा है ताइवान, तीसरा है शिनजियांग, चौथा है तिब्बत। तो शिनजियांग को वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही डिस्टेबलाइज काफी हो चुका है वो। तो मुझे नहीं लगता कि यदि चाइना का वहां पर ज्यादा प्रभाव बढ़ता है तो पाकिस्तान का भी बढ़ पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में चलेंगे। पाकिस्तान और आईएसआई कभी नहीं चाहेगी कि चीन का वहां प्रभाव बढ़े, क्योंकि चीन का प्रभाव बढ़ना मतलब आईएसआई का प्रभाव कम होना। तो अभी वेट एंड वॉच करें कि कितना किसका प्रभाव रहता है। यदि आईएसआई का प्रभाव कम होता है तो फिर वापस से झगड़े तालिबान की गवर्नमेंट पे शुरू होंगे, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो है फिर वो तालिबान के ही नेताओं को मारना शुरू करेगा। बम ब्लास्ट आपको दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो अभी स्टेबिलिटी है नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, जो ऑल इंक्लूसिव सरकार की बात चल रही थी, मुझे तो कहीं भी इंक्लूसिव नहीं दिख रही, क्योंकि ये तो पूरी तरह से पख्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट दिख रही है। इसमें ना तजीक दिखता है, ना इसमें हजारा दिखता है, ना शिया दिखता है। तो फॉरगेट अबाउट वीमेन, मैं तो अभी केवल एथनिसिटीज की बात कर रहा हूँ। तो फिर अब दूसरे लोग क्या करेंगे? अब्दुल्ला अब्दुल्ला खुद तो नहीं आते, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल का नेता हामिद करजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला आएंगे। लेकिन उनके लोग कहाँ एडजस्ट होंगे? यदि वो एडजस्ट नहीं होंगे तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या करेंगे? फिर तजीक जो है उनका क्या होगा? फिर अब्दुल रशीद दोस्तों का जो ग्रुप है उसको कहाँ आप इंक्लूड करोगे? आप कह रहे हो कि ये टेम्परेरी सरकार है, लेकिन सारे तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भर दिए गए हैं। अब क्या लगता है आपको देंगे क्या उनको? किसी को कुछ छोटा मोटा दे देंगे, किसी को परिवहन दे देंगे, किसी को स्वास्थ्य दे देंगे, लेकिन जो मेजर पोर्टफोलियो थे वो सब जा चुके हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता इतना आसान गेम है वहां पर इन लोगों के लिए, ना पाकिस्तान के लिए ना तालिबान के लिए। अभी बहुत सारी चीजें वहीं पर होनी है, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी। तो मुझे नहीं लगता इतना घबराने की जरूरत है कश्मीर वश्मीर के विषय में। कश्मीर को कुछ नहीं होना है, पहले तो ये अपने खुद के झगड़े सुलझा ले, और अभी तो समस्याएं शुरू होंगी चीन के और पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, वो चाहेगा कि चाइना डिपेंडेंट रहे आईएसआई पर, और चाइना चाहेगा खुद खेले। और उसमें जो कुछ फ्रैक्शंस होंगे तालिबान के जो सच में नफरत करते होंगे पाकिस्तान और आईएसआई से, जो उनके चंगुल से मुक्त होना चाहते होंगे, तो वो चाइना के साथ जाएंगे। हक्कानी और कुछ और फ्रैक्शंस होंगे वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और उसके बाद दोनों पावर्स जो वहां पर है, एक लोकल पावर मतलब पाकिस्तान और एक रीजनल पावर मतलब चीन, उनके बीच में भी द्वंद्व दिखेंगे और इंटर तालिबान फाइटिंग दिख सकती है। तो वेट एंड वॉच अभी। राइट। एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में वो ये है कि क्या अमेरिका और यूरोप तालिबान को रिकॉग्निशन देंगे? क्योंकि चाइना ऐसा लग रहा है कि रिकॉग्निशन दे चुका है, पाकिस्तान तो दे ही चुका है, उसी के अपने बच्चे हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोप, अमेरिका, इन द लार्जर कंटेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस, क्या ये इसको तालिबान को रिकॉग्निशन देंगे? क्योंकि वो पुल आउट कर गए हैं, वो अफगानिस्तान में अब घुसते नहीं दिख रहे हैं, ना उनका घुसने का मूड है। तो एक गवर्नमेंट वहां है जिसको वो रिकॉग्निशन दे दें तो उनकी प्रॉब्लम खत्म। तो क्या वो रिकॉग्निशन देंगे, या वो अभी रिकॉग्निशन रोक के रखेंगे, या वो कभी रिकॉग्निशन ना दें? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अभी तो ये दूर की कौड़ी दिखती है मुझे रिकॉग्निशन की बात।
और मुझे लगता है ये 6 कंट्रीज जिनको वो इनवाइट करने वाले हैं उनके सेरेमनी में, अर्थात पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान, टर्की और कतर, ये रिकॉग्नाइजेशन पहले देंगे। उसके बाद जो इनका किस प्रकार से कार्यशैली रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। और इस पे भी जैसे टर्की ने कहा है कि एकदम नहीं देना, रुक के देना। ईरान में भी कुछ स्वर जो हैं, ईरान ने पाकिस्तान की मुखालफत की है। और इन भी कंट्रीज के अपने अपने इन सब के जो रीजंस हैं कि क्यों बुलाया गया है और ये क्या चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो मैं एक एक पे इलोबरेट करूं कि पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल। टर्की। जी, तो पाकिस्तान के विषय में हमने बात कर ही ली, तो पाकिस्तान के विषय में बात करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट है और क्यों उसको इनवाइट कर रहे हैं वहां पर। देन कम द नेक्स्ट प्लेयर, चाइना। देखिए, चाइना ने एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज कर चुका है। और चाइना क्यों उसको उससे अच्छी घनिष्ठता रखना चाहती है अफगानिस्तान से, क्योंकि वो चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ओल्ड सिल्क रोड थी, जो अफगानिस्तान से निकलते निकलते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच जाए, ताकि उसकी जो एनर्जी नीड्स है वो मलक्का स्ट्रेट से पार पाकर उस तरफ से भी पूरी हो सके। क्योंकि वो चाइना जो है वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है और उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत रहती हैं। और उसका हमेशा एक जिसको जिस जगह से डर लगता है उसको, कि इंडोनेशियन आर्मी और इंडियन आर्मी या यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी मलक्का स्ट्रेट को यदि चोक कर दे तो चाइना जो है वो एनर्जी डेफिसिट हो जाएगा और उसका 50-60% से ज्यादा ट्रेड भी रुक जाएगा। तो उस डर की वजह से वो चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप चला जाए। और दूसरा, वहां की जो खनिज संपदा है, जिसमें स्पेशली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका दोहन शोषण करना चाहता है। तो इसलिए चाइना के अपने खुद के मुफाद है, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि वहां पर उनके तालिबान से संबंध रखें। फिर बात आती है ईरान की। ईरान के और तालिबान 1.0 के बहुत खराब संबंध थे, क्योंकि उनके कई डिप्लोमेट्स को भी इन्होंने मारा था। और ईरान नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करता था, अहमद शाह मसूद का समर्थन करता था। अभी भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पंजशीर के ऊपर पाकिस्तान की हेल्प से कब्जा हुआ है, तो उसमें भी ईरान ने ही विरोध के स्वर खड़े किए हैं। उसने एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि थर्ड कंट्री में इस प्रकार से फोर्स का यूज करने से बाज आए। तो ईरान लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है? एक तो बहुत लंबी सीमा लगी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि अमेरिका और ईरान 36 नहीं 136 के आंकड़े पर बैठे हैं। अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा लगा कर उसकी इकोनॉमी खराब कर रखी है, तो ईरान हर उस कंट्री को सपोर्ट करेगा जो अमेरिका को जहां पर सेटबैक मिला हो। और अमेरिका को उसके इतिहास में सबसे बड़ा सेटबैक अफगानिस्तान में मिला है। तो ईरान डेफिनेटली वहां पर समर्थन कर रहा है और इसीलिए वो इन्विटी भी है। दूसरा, चूंकि सैंक्शंस हैं और सैंक्शंस के बाद ईरान के ऊपर ईरान का काफी सारा ट्रेड जो होता है वो अफगानिस्तान से होता है, जो ईरान के हित में जाता है। तो वो ट्रेड की वजह से, अमेरिका को सेटल लगने की वजह से और पड़ोसी संबंध की वजह से वो चाहेगा कि वहां पर कोशिश करने की वर्किंग रिलेशन तो तालिबान के साथ रहे। इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है पिक्चर में। टर्की की बात जहां तक करें तो टर्की मिडिल ईस्ट सहित जो भी मुस्लिम कंट्री है वहां अपने आप को एस्टेब्लिश एज अ पावर करना चाहता है। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आपको ये पता होगा कि टर्की नाटो का मेंबर है और वो 20 साल से उसकी फौजें वहां पर भी मौजूद थी जब अमेरिकन फौजों के साथ। लेकिन जब वहां विड्रॉल हुआ तो अब वापस से वो तालिबान के साथ भी कोजी हो रहा है। तो उसका एक व्यापक जियोपॉलिटिकल उद्देश्य है। मतलब टर्की के बारे में मैं ये कहूंगा, टर्की इज अ कंट्री विच पंचेस अबव इट्स वेट, अपने वेट से ज्यादा पंच करने की कोशिश करता है, स्पेशली एर्डोगन के समय में। तो वो एक बड़े जियोपॉलिटिकल और मुस्लिम ममालिकों में टर्की का एक स्थान बनाने के लिए वो हर ट्रबल्ड जगह पे जाता है, चाहे फिर वो सीरिया हो या लीबिया हो या फिर आज के समय अफगानिस्तान। फिर बचता है रशिया। देखिए, रशिया के साथ भी वही है जो ईरान के साथ भी, रशिया पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। प्लस रशिया एक बफर स्टेट की तरह
सदियों से देखता रहा है, अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था और इसीलिए उसने 80s में इन्वेड भी किया था, लेकिन परिणाम हम सबके सामने आया। अब रशिया चाहता है कि वो जो सब कुछ डिफिकल्ट हुआ था उसके बाद वापस से उसको एक्सेस मिले, जो आज मिलती हुई रशिया को दिख रही है। प्लस फिर रशिया तालिबान के साथ वर्किंग रिलेशन रखना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ISIS, खुरासान या कोई और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया के, जिसको अमेरिकन इस्तान्स कहते हैं, वो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इनमें घुसे। क्योंकि क्या है कि इनकी बॉर्डर्स बड़ी पोरस है रशिया के साथ। ये सब USSR के अंग हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर जो देश हैं वो CSTO के कंट्रीज हैं, तो वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है रशिया जाने के लिए या रशिया से यहाँ इन कंट्रीज में आने के लिए। तो बड़ी पोरस बॉर्डर है। वो नहीं चाहेगा कि आतंकवाद का जो साया है वो इन देशों पर पड़े और उनके थ्रू रशिया तक आए। तो एक रशिया का यह प्रमुख कारण है। अब बात आता, आखिरी देश आता कतर, कि कतर क्यों कर रहा है। देखिए, कतर जो है ना, वो भी अपना जियोपॉलिटिकल वेट मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। कतर के संबंध सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट से, जो हमेशा पावर माने गए, रीजनल पावर माने गए मिडिल ईस्ट के, उनसे अच्छे नहीं है। कतर का ब्लॉकेड भी सऊदी, UAE और इजिप्ट ने किया था, लेकिन कतर जो है उसने अपनी अलग से पहचान बना रखी है, चाहे वो अल जजीरा के माध्यम से बना रखी हो, चाहे वो सऊदी के सैंक्शंस जितने थे, सऊदी ने जिस प्रकार से ब्लॉकेट किया था उसके सामने नहीं झुक के बनाई गई हो, या फिर इंटरनेशनल गेन उसने जो किया, कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर अपना डेवलप किया, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि हम देशों के बीच में जब झगड़े चले हैं तो हम सुलह करा सकते हैं। जब 2012 के आसपास अमेरिका ने सुलह करने की बात की तालिबान से, तो तालिबान का ऑफिस उन्होंने कतर में खुलवाए, और साथ में ही अमेरिका की जो सबसे बड़ी ड्रोन्स की बेस है वह भी दोहा कतर में है। तो कतर जो है ना, वो बहुत सिस्टमेटिकली UAE और सऊदी अरब को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और स्पेशली सॉफ्ट पावर। तो वो सॉफ्ट पावर का विस्तार कर रहा है। और डेफिनेटली जब 2012 से तालिबान वहां पर ऑफिस खोल के बैठे हैं अमेरिका से निगोशिएट करने के लिए, और सब कुछ वहां चल रहा है, तो उनसे संबंध हैं। तो ये 6 कंट्री जिनको बुलाया है, मुझे लगता है सबसे पहले ये मान्यता देंगे, और मैंने बताया इनके खुद क्या क्या कारण है जिस वजह से इसको मान्यता देंगे या वर्किंग रिलेशन टाइप के एस्टेब्लिश करेंगे। बाकी का तो मुझे लगता है अभी समय लगेगा। वो अभी और समय लगेगा। अगर इनमें झगड़े होते हैं आपस में, हक्कानी ग्रुप लड़ता है, तो इंटर तालिबान फ्रैक्शंस आपस में वॉरिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मान के चलो कि नहीं होगा। ओके, ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि आजकल बीजेपी मीडिया सेल के यहाँ पर इंचार्ज चीफ हैं दिल्ली में, और बता रहे थे हमें, वैसे ये डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स किसी से भी कम नहीं जानते, लोगों को समझा देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपसे एक और टॉपिक पे फिर बातचीत होगी। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद सर।